बुद्ध कहते हैं कि वासना दुष्पूर्ण है। दुष्पूर्ण का अर्थ है कि एक ऐसी चीज जो कभी पूरी नहीं होती है। यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बुद्ध वासना को ना तो अच्छा कहते हैं और ना ही बुरा कहते हैं। ज्यादातर लोग ये सुनते समय यही गलती करते हैं कि वो एक पक्ष को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वो बुद्ध को समझ नहीं पाते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। गौतम बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि वासना अच्छी है या बुरी है, क्योंकि यदि आप वासना को बुरा मानोगे तो ना चाहते हुए भी आपका मन वासना से घिरा रहेगा, और यदि आप वासना को अच्छा मानोगे तो जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। बुद्ध इस जगह पर एक बेहद गहरी बात बता रहे हैं, जिसने उस बात को यदि सही तरीके से पकड़ लिया तो उसका जीवन पूरी तरह से यहीं पर रूपांतरित हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि वासना दुष्पूर्ण है। वासना एक ऐसा बर्तन है जिसे यदि आप पूरा जीवन भी लगाकर भरते रहोगे वो तब भी खाली का खाली ही रहेगा। तो अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि तब क्या किया जाए, वासना को भोगे या उसका त्याग कर दिया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ना तो भोगो और ना ही त्यागो, केवल जागो। इसको विस्तार से समझते हैं। जिस चेतना में आप किसी वासना को पूरा करने में लगे हैं, उस चेतना के साथ आप उस वासना को त्याग नहीं सकते हैं या उससे आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के भीतर अश्लीलता चलती रहती है, वो हर समय केवल अश्लील विचारों से ही घिरा रहता है। अब यदि वो किसी को सुनने के बाद ये सोचता है कि एक काम वासना को त्याग देना चाहिए, तो ये असंभव है, क्योंकि जिस चेतना में उसने कोई आदत विकसित की है, उस चेतना में वो किसी आदत को नहीं छोड़ सकता या उससे ऊपर नहीं उठ सकता। परंतु एक तरीका ये है, यदि उसको अपनी आदत की ये व्यर्थता नजर आ जाए तो वो इस आदत से ऊपर उठ सकता है। इसको एक और सरल तरीके से आपको समझाते हैं, बुद्ध के जीवन की इस घटना के द्वारा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि तथागत, मैंने अपने जीवन के वो काम किए जिनसे मुझे लगता था कि मुझे खुशी मिलेगी, और खुशी मिली भी, लेकिन वो कुछ समय के लिए थी। मैं अपनी सभी वासनाओं को पूरा करता रहा, अपनी काम वासना में लिप्त रहा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अभी भी भीतर कुछ खालीपन सा है, कुछ ऐसा है जो अभी भी अधूरा है। मुझे ये तो समझ आ गया कि जिन चीजों के पीछे मैं भाग रहा था वो व्यर्थ है, वो मेरी भीतर की कमी को पूरा नहीं कर सकते, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस खालीपन को कैसे भरूं। तब बुद्ध कहते हैं कि बाहर बहुत खोज लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ। तब वो व्यक्ति पूछता है कि भीतर की ओर कैसे मुड़ा जाता है बुद्ध? भीतर की ओर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि पहली शर्त यही है कि तुम्हें भारी वासनाओं की व्यर्थता नजर आनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारे पास जो ये जीवन है केवल इसी क्षण है। अगले क्षण ये जीवन होगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। इसलिए इस बात को स्वीकार करो कि जीवन इसी क्षण है, जो भी करना है अभी करना है। तीसरी शर्त है ध्यान। जब तुम इन 3 शर्तों को स्वीकार कर लोगे, तुम्हारे भीतर की जीवन यात्रा शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत से लोगों ने यह तय किया होगा कि वो अपने सभी वासनाओं को त्याग देंगे और सच्ची खुशी को पा लेंगे, परंतु इसमें आपसे यह नहीं कहा गया कि आप अपनी वासनाओं को त्याग दें, क्योंकि वासना का अर्थ केवल काम वासना ही नहीं है। वासना का अर्थ है इच्छा,
हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं, जो इच्छा वासना आपको बार बार दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, उससे ऊपर कैसे उठे। तो इसके लिए आपको कुछ सूत्र बताते हैं। पहला, अपनी चेतना को बढ़ाएं। दूसरा, जीवन में जो चीजें व्यर्थ हैं उनकी व्यर्थता को स्वीकार करें। तीसरा, वर्तमान में जिए। चौथा, ध्यान करें। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर पोर्ट ब्लेयर नाम का नगर बसा हुआ था। उस नगर के राजा का नाम शोतिबा झा था। वहां का राजा उस नगर में खूब आराम से राज कर रहा था। राजा अपनी विद्वत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहा जाता था सभी राजा के भीतर काम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था, क्योंकि राजा नौकरी देने से पहले कुछ परीक्षा लेते थे और कोई भी सफल नहीं हो पाता था और निराश होकर बीच में ही लौट जाते थे। एक दिन उस गांव में पोरस नाम का एक व्यक्ति वहां के राजा शोतिबा झा से मिलने के लिए आया। वो राजा के दरबार में जाकर उनसे मिलता है और कहता है कि राजन, मुझे नौकरी की आवश्यकता है, मैं आपके पास नौकरी करना चाहता हूँ। बड़ी उम्मीद लेकर आपके इस नगर में आया हूँ। आप जो भी काम दोगे मैं कर लूंगा। मैंने शिक्षा भी ग्रहण कर रखी है। ये सुन राजा कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन बिना तुम्हारी कोई परीक्षा लिए हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे। यदि तुम इस दरबार में काम करना चाहते तो इसके लिए सुबह सुबह ही तुम्हें यहाँ पे आना होगा। तुम कल यहाँ सुबह सुबह आ जाना और ध्यान रहे कि तुम्हें हमारे लिए कोई भी उपहार लेकर नहीं आना है और बिना उपहार लिए खाली हाथ भी नहीं आना है। ये सुनते ही कि राजा ने क्या कह दिया, सारे महल के दरबारी राजा का मुंह देखने लगते हैं। वहां पोरस ने राजा की बात सुन सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया और जो आ गया ये कहकर चला गया। अगली सुबह जब पोरस दरबार में उपस्थित होता है तो उसके हाथ में एक लाल कबूतर था। वो कबूतर देख सभी दरबारी सोचने लगते हैं कि भला लाल कबूतर कहाँ से और क्यों लेकर आया है। तब कुछ देर में राजा अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। पोरस राजा के सामने जाता है और उन्हें प्रणाम कर वो लाल कबूतर देते हुए कहता है कि ये लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक भेंट। राजा शोतिबा झा जैसे ही कबूतर लेने के लिए हाथ बढ़ाता है वो कबूतर तुरंत उड़ जाता है। ये देख राजा कहता है कि ठीक है, तुम पहली परीक्षा में सफल हुए। तुम हमारे लिए उपहार भी लेकर आए और उसके उड़ जाने के बाद हमें कुछ दिया भी नहीं, जिससे तुम इस परीक्षा में सफल हो गए। ये देख सभी दरबारी पोरस की काफी सराहना करते हैं। कुछ देर के पश्चात राजा शोतिबा झा फिर से पोरस को अपने समीप बुलाते हैं और धागे का एक छोटा सा टुकड़ा पोरस को देते हुए कहते हैं कि कल तुम हमारे लिए इस धागे से एक आसन बुनकर लाना। कल हम उसी आसन पर बैठेंगे। पोरस वो धागा ले लेता है और जो आज्ञा राजन ये कहकर वापस चला जाता है। लेकिन ये देखकर सारे दरबारी इस बार पोरस को निरा मूर्ख कहने लगते हैं। उसके बाद उसी शाम को पोरस राजा के नौकरों को बुलवाता है और उनके हाथों एक सीख भिजवाता है और उस नौकर से कहता है कि इसका बना चरखा रात तक मेरे पास कृपया करके पहुंचवा दीजिएगा। मैं कल सुबह आसन लेकर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। नौकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और सारी बात कह देता है। ये सुन राजा पोरस क्या करने वाला है वो समझ जाते हैं। अगले दिन राजा फिर से अपने नौकरों के हाथों पोरस के पास कुछ फूल भिजवा देते हैं और ये आदेश देते हैं कि पोरस से कहना कि कल सुबह इस बीज के फूलों को लेकर यह दरबार में उपस्थित हो जाए। जब राजा के नौकर ये आदेश पोरस तक पहुंचाते हैं तब वो सुन पोरस कहता है कि जैसा राजा का हुक्म उनका ये आदेश पूरा हो जाएगा। उसके बाद राजा के नौकर वहां से जाने लगते हैं,
लेकिन तभी पोरस उन्हें 2 गत्ते के डिब्बे देते हैं और उनसे कहता है कि मेरी एक राजा साहब से विनती है कि उनसे कहना कि मैं बहुत गरीब हूँ, जरा वो इन 2 डिब्बों में से एक में धूप और एक में हवा भरकर भिजवा दीजिए। उनके वहाँ ये खूब होगा, मुझे इसकी ज़रूरत है। आप मुझ तक ये पहुँचा दें, उसके बाद ये फूल खिल जाएंगे और मैं लेकर दरबार में हाजिर हो जाऊँगा। पोरस की ये बात जब राजा के कान में जाती है तो वो ये सुन मुस्कुराने लगते हैं। राजा, मंत्री व दरबारी सभी पोरस की चतुराई और समझदारी से प्रसन्न हो गए थे। तब दरबारियों ने मिलकर पोरस को नौकरी देने की राजा शोतिबा झा को सलाह दी, लेकिन राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। राजा हार मानने को तैयार ना था। उसने मन ही मन ये विचार कर रखा था कि वो एक बार और पोरस की परीक्षा लेगा। यदि वो उसमें भी सफल हो जाता है तभी उसे कोई अच्छी नौकरी दी जाएगी, अन्यथा वो लौट जाएगा। उसके बाद राजा शोतिबा झा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और उनके द्वारा पोरस के पास ये सूचना भिजवाई कि जाकर पोरस से कहना कि राजा का आदेश है कि तुम कल सुबह सुबह राजा के दरबार में हाजिर हो जाना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ना तो तुम पैदल दरबार तक चलकर आओगे और ना ही घोड़े पर। ना तुम्हारे तन पर कोई वस्त्र होना चाहिए और ना ही तुम वस्त्रहीन होकर आओगे। ये शर्त सुनते ही पूरे दरबारी चकित हो गए। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला फिर वो आएगा कैसे। बेचारा पोरस अब तो बुरा फंस गया, अब वो यहाँ नहीं रह पाएगा। राजा की ये शर्त सुनते ही वो रातों रात फरार हो जाएगा। पूरे महल में ये बातें ही चल रही थी, हलचल मची हुई थी। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि इस बार कुछ ज़्यादा ही कठिन परीक्षा राजा ने ली है। तो कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद राजा शोतिबा झा को पोरस की बुद्धिमत्ता पर शक है और वो उसको नौकरी नहीं देना चाहता और इसी कारण ऐसी अटपटी शर्त राजा ने रखी है। उसके बाद ये आदेश जाकर पोरस तक पहुंचा दिया गया। अगली सुबह सभी दरबार में उपस्थित हुए सभी को लग रहा था कि पोरस नगर से चला गया होगा, लेकिन यहाँ सबकी कल्पना के विपरीत होता है। ये देखते हैं कि पोरस दरबार में आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबको हैरानी ये देखकर होती है कि वो ना तो घोड़े पर है और ना ही पैदल, ना ही उसके शरीर पर वस्त्र होता है और ना ही वो बिना वस्त्र के आता है। वो एक कछुए पर बैठकर अपने शरीर पर मछली का जाला पहनकर आ रहा होता है। वो दरबार में प्रवेश कर राजा के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। सबकी नज़र पोरस पर ही रुक जाती है। इस बार पोरस ने राजा का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। वो पोरस की अक्लमंदी से बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और पोरस को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम सच में बेहद बुद्धिमान हो। पोरस, मेरी दी हुई हर परीक्षा को तुमने बड़े ही अच्छी तरीके से सफल किया है। राजा कहते हैं कि तुमने मेरी उन शर्तों को पूरा कर दिखाया जिन शर्तों को सुनकर मेरे अपने दरबारियों व मंत्रियों का सिर नीचा हो गया, लेकिन तुम हर कदम पर खरे उतरे हो, स्वयं को साबित किया। तुम सच में बुद्धिमान हो, गुणों से भरपूर हो। इतना कहकर राजा शोतिबा झा ने पोरस को अपना प्रमुख सलाहकार व मंत्री घोषित कर दिया। ये देख सभी दरबार में तालियां बजने लगी। सभी राजा के इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। पूरे नगर में पोरस की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हो रही थी। पोरस के चेहरे पर नौकरी पाने की खुशी थी। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? कमेंट करके बताना जरूर। धन्यवाद।